नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई पे फोकस पर। अगर आप आर्मी जीडी, नेवी, एमआर या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको मिलेगा आज टॉप जीके क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ध्यान से देखिएगा इस सेशन को, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। 3, 2, 1। इसका सही आंसर है गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में अगर हम जानें तो इसकी लंबाई है टोटल 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो स्थित है उत्तराखंड में। और गंगा नदी जो बनती है भागीरथी प्लस अलकनंदा, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा जब देव प्रयाग में मिलती है तब इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी के नाम से। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। चलिए लेते हैं अगला ऑप्शन। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो इसे दिहांग या दिबांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग या दिबांग के नाम से जाना जाता है। जब ये असम में पहुंचती है तब इसका नाम असल में ब्रह्मपुत्र पड़ता है। कमेंट में आप बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। यमुना नदी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सी बात। तो यमुना नदी का उद्गम जो होता है ये बंदरपुछ ग्लेशियर से होता है। बंदरपुछ ग्लेशियर जो स्थित है उत्तराखंड में। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नर्मदा नदी, इसका उद्गम होता है अमरकंटक पठार से, जो स्थित है मध्य प्रदेश में। इसकी खास बात यह है कि ये भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती है, वो भी किस ओर? पश्चिम की ओर बहती है। भ्रंश घाटी यानी कि दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में। तो वो पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है? एक है विंध्यन और एक है सतपुड़ा। यानी कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आएगा, सभी एक्सप्लेनेशन समझ में आएंगे। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं हुआ करता था। इसका नाम हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी। दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ने करी थी 1885 में। इसके प्रथम महासचिव अंग्रेज अधिकारी वो कौन था? A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, जिसका प्रथम महासचिव भी यही बना था। प्रथम महासचिव एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे तो क्या बताएंगे? A.O. ह्यूम। कमेंट में आप बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? देखिए, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ, ठीक है। महापरिनिर्वाण को क्या बोलते हैं? इनके मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महाविनिष्क्रमण किसको बोला जाता है? इनके गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्मचक्र प्रवर्तन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगर इसके स्रोत की बात करें तो सबसे अच्छा स्रोत इसका माना जाता है आंवला। यानी कि जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उसमें आपको एस्कॉर्बिक अम्ल देखने को मिलता है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे मसूड़ों में खून आना, त्वचा संबंधी रोग जो होते हैं ये विटामिन सी की कमी से हो जाते हैं। विटामिन B1 का नाम जो है वो है थायमिन। इसकी कमी से आपको बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग हो जाता है। मूंगफली, अंडे वगैरह में विटामिन B1 मिलता है। रेटिनॉल की बात करें तो ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से आपको रतौंधी होने का खतरा रहता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी में पाया जाता है। कमेंट में आप बताएंगे विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप कमेंट सेक्शन में। अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।